कर दें? क्या होती है बताओ? किसको? बिल्कुल सीधा ब्राउजर को ही कंट्रोल कर लेती है। ब्राउजर एंड से ही आप किसी भी एलिमेंट को चेंज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, नया एलिमेंट ऐड कर सकते हो। ये सारे फीचर्स जो होते हैं या इंटरेक्टिव बनाने के लिए उस वेब पेज को फीचर्स होते हैं, वो सब किस में है आपके? जावा स्क्रिप्ट। एक बार आवाज कम करेंगे? सुबह सुबह आते यार पंचायत ही चालू कर देते, बताओ। है? क्लास शुरू नहीं होती उससे पहले अपनी अलग रामायण। तो हेडिंग डाल लें पहले। रह रहा है क्या कुछ? कर दूं? जावा स्क्रिप्ट। देखो इसमें ऐसे लिख लेना, यह है एक, ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं तो स्क्रिप्टिंग तो है ही, क्योंकि डायरेक्ट ब्राउजर पर रन कर रही है, तो इसलिए हम एक तो क्या बोलेंगे इसको, सीधे सीधे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ध्यान रखना जो भी हम, यानी कि ऐसे समझ लेना, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को भी पहले भी हम लिख चुके हैं, HTML के टाइम पे हमने लिखा हुआ है कि जिसको हम डायरेक्ट ब्राउजर पर रन करा रहे हैं, कंपाइल करने की नीड ही नहीं पड़ रही। कोई एक ऐसी लैंग्वेज जिसको कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रन हो सकती है ब्राउजर पर, उस लैंग्वेज को हम क्या बोल रहे हैं? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। दूसरा यदि हम बोले तो इसको हम ऊप्स भी बोलेंगे। प्योरली ऊप्स तो नहीं कह सकते, लेकिन ऊप्स लैंग्वेज भी है एक तरीके से। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। क्योंकि इसमें हर एलिमेंट में, यानी कि जो डेटा और इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो किसके थ्रू दी जाती है? ऑब्जेक्ट के थ्रू। किसी भी रियल वर्ल्ड की चीज को हम इसमें ऑब्जेक्ट के तौर पर पेश करते हैं, जिसमें हम सारा डेटा एंड फंक्शंस को प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये एक तरीके की उप्स लैंग्वेज भी है, जावा की तरह। सी, आपने पढ़ी है ना जावा, सी, C++, तो जैसे जावा हमारी कैसी होती है? उप्स लैंग्वेज, ऐसे ये भी है। दूसरा, और यदि हम इसके बारे में बोलना चाहें तो ये लाइट वेट भी है। कैसी है? लाइट वेट लैंग्वेज भी है। लाइट वेट का मतलब आसान है, इजी और फास्ट है। ठीक है। दूसरा स्क्रिप्टिंग है, लिख ही लिया हमने। एक और लिखना इसी में, इंटरप्रेटेड है। कैसी है? इंटरप्रेटेड। यानी कि कंपाइल करने की नीड नहीं है, सीधे हर एलिमेंट लाइन टू लाइन हम इंटरप्रेटर के द्वारा इसको रन करवाते हैं। इंटरप्रेटर तो पढ़ा ही होगा, जिसमें हर एक लाइन अलग अलग से सेपरेटली एग्जीक्यूट होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरप्रेटेड बोलेंगे। ठीक है ना? और यदि हम इसमें देखना चाहें किस प्रकार की लैंग्वेज है, तो एक डायनामिक। कैसी? डायनामिक फीचर्स। और भी यदि हम इसमें बोलना चाहें डायनामिक के अतिरिक्त, क्योंकि हम लगातार इसमें पहले से आपको वेरिएबल को डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती, रियल टाइम में ही आप वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, तो वो डायनामिक फीचर्स। एक आप बोल सकते हैं इवेंट ड्राइवन यूजर रेस्पॉन्स। यूजर एक्शन रेस्पॉन्स। इतने तरीके के आप इसमें फीचर्स को बोल सकते हो। दोबारा से समझ लें, बहुत ही सिंपल सिंपल सी चीज है। कभी कभी एक एक लाइन का स्टेटमेंट आ जाता है क्वेश्चन में और पूछ लेता है किस प्रकार के, तो ये सारे इसके लिए अप्लाई होते हैं। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज
वेब डेवलपमेंट में काम आ रही है, डायरेक्ट ब्राउजर पर रन हो रही है तो स्क्रिप्टिंग है। ओप्स लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती हैं जो किसी भी रियल वर्ल्ड एंटिटी को एक ऑब्जेक्ट के तौर पर पेश करती हैं, ठीक है। लाइट वेट का मतलब हो गया इजी एंड फास्ट। इजी एंड फास्ट है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, लाइट वेट लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड यानी हर कोड का लाइन टू लाइन इसमें इंटरप्रेट होता है, एग्जीक्यूट होता है, अलग से कंपाइलर की नीड यहाँ पर नहीं होती है। डायनामिक फीचर्स यानी कि आप रन टाइम में वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं, पहले से डिफाइन करने की नीड नहीं होती, चेंज भी कर सकते हैं। डायनामिक का मतलब हो गया, ऐसे समझ लेना, देखो जैसे मान लो एक एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं, मान लीजिए मैंने लिया यहां पर लेट x इक्वल टू 10, क्या ले लिया, x इक्वल टू 10। अभी x की वैल्यू क्या है, 10 है। अब इसको मैं रियल टाइम में बदल सकता हूं, यानी कि x बराबर में हेलो कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, हेलो कर सकता हूं। तो ये हुआ, अब x की वैल्यू पहले तो 10 थी और आपने उसे बदल के क्या कर दिया, अब हेलो। तो इसके लिए हमें किसी अलग से सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट ब्राउजर में ही सीधा चेंज कर सकते हैं। इवेंट ड्राइवन यानी यूजर एक्शन रेस्पॉन्स का मतलब, जैसे आप क्लिक करते हो तो वहां आता है ना क्लिक मी, जब कुछ और डायलॉग खुल जाता है, यस नो, तो वो क्लिक वाले जो फीचर होते हैं या माउस से जो फीचर होते हैं वो सारे पर रेस्पॉन्ड करती है। यानी यूजर जब क्लिक करेगा उसके अकॉर्डिंग क्या करेगी, ये रेस्पॉन्ड करेगी। यानी हर क्रिया की प्रतिक्रिया, साइंस में नियम है ना, क्रिया की प्रतिक्रिया करती है, तो ऐसे यहाँ पर है, जैसे जैसे यूजर क्लिक करेगा वैसे वैसे ये रेस्पॉन्ड करेगी, तो उसको बोलते हैं इवेंट ड्राइवन लैंग्वेज। और सभी ब्राउजर को सपोर्ट करती है, कोई भी ऐसा ब्राउजर नहीं जिस पर हम इसको रन नहीं कर सकते। तो एक और पॉइंट लिख सकते हो, सभी ब्राउजर के लिए क्रॉस प्लेटफॉर्म, क्या, क्रॉस प्लेटफॉर्म। तो ब्रैकेट में लिख लेना सपोर्ट ऑल ब्राउजर्स। ऐसा नहीं कि एक कोड मैंने किसी एक ब्राउजर पर लिख दिया तो वो दूसरे ब्राउजर पर रन नहीं करेगा, वो सेम कोड दूसरे ब्राउजर पर भी रन करेगा। सपोर्ट ऑल ब्राउजर्स। जावा स्क्रिप्ट के बाकी वीडियो लाइब्रेरी में नहीं दिख रहे हैं यार। जावा स्क्रिप्ट तो दोस्त शुरू ही आज हुई है, या कोई पुराने कोर्स से बोल रहे हैं, क्या पता है? हाँ, रिकॉर्डेड डाल रखे हैं, ओके। कोई नहीं, अभी इसे पढ़ लो, ये तो वही चीजें चलती रहती है। यूजर एक्शन रेस्पॉन्स मतलब रिकॉल करना, बिल्कुल। कोई भी फंक्शन है या कोई भी इवेंट है, जैसे मान लो मैंने, बिल्कुल, होवर भी हमारा एक इवेंट है, क्लिक भी हमारा एक इवेंट है, की प्रेस कर रहे हैं वो भी एक इवेंट है। तो यूजर जहां भी क्लिक कर रहा है या कोई की प्रेस कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको रेस्पॉन्स मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं इवेंट ड्राइवन। बिल्कुल। चलो कौन बताएगा ये जावा स्क्रिप्ट किसके द्वारा डेवलप की गई थी, डेवलपर का नाम? जावा नहीं, जावा स्क्रिप्ट पूछ रहा हूँ, जावा अलग है, जावा इससे पहले आ चुकी थी, जावा स्क्रिप्ट बाद में आई है, वो तो जेम्स गॉसलिन सबको पता, वो जावा है।
हम पढ़ रहे हैं जावा स्क्रिप्ट, दोनों ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं रखना, दोनों अलग अलग लैंग्वेज हैं, ठीक है ना। यार अब तुम रिकॉर्डेड वीडियो भी पढ़े तो वहां भी तो कहीं कहीं बताया ही होगा थोड़ा बहुत तो। देखे नहीं है। अच्छा, पहली बार दर्शन कर रहे हैं। कोई नहीं, उनका नाम है ब्रेंडन ईच। क्या नाम है? ब्रेंडन ईच। लिख लो, यहीं लिख लो, ये लो। डेवलप्ड बाई, डेवलप्ड बाई ब्रेंडन ईच। ब्रैकेट में लिख लेना 1995 में। ईयर पूछ ले तो कब डेवलप की गई थी, 1995 में। और कंपनी पूछ ले कौन सी कंपनी में डेवलप की गई थी, तो ये एक पॉइंट ये भी लिख लेना, नेट स्केप कंपनी का नाम क्या है, नेट स्केप कंपनी में। बिल्कुल उसी के नाम से ब्राउजर बना था, पहली रन, ये भी चलो एक लाइन में ये भी लिख दूंगा मैं। आपने ब्राउजर का नाम सभी ने सुना होगा, तो उसके लिए एक पॉइंट यहां पर लिख रहा हूं मैं। पहली बार नेट स्केप नेविगेटर, क्या नाम है, नेट स्केप नेविगेटर ब्राउजर पर रन की गई थी। यानी पहला ब्राउजर जिसके लिए जिस पर इसको रन किया गया था जावा स्क्रिप्ट, वो कौन सा है, नेट स्केप नेविगेटर, ठीक है ना। तो कंपनी ऑटोमेटिक याद रह जाएगी क्योंकि इसी कंपनी के एम्प्लॉय थे ये, ब्रेंडन ईच। हाँ, एक 1995 में डेवलप हो गई थी, लेकिन जब वर्जन आने लगे थे तो वर्जन जो पहला आया था वो 1996 में आया था। ऐसे पूछ लेना कि जावा स्क्रिप्ट का पहला वर्जन कब रिलीज किया गया था, स्टैंडर्ड वर्जन पूछे जाते हैं, तो वो 1996 में था। तो कहीं कहीं पर ईयर मैं अलग से पॉइंट में लिख दूंगा। और दूसरा इसके, जैसे हमने देखो HTML के भी वर्जन पढ़े थे, HTML1, HTML 2.0 ऐसे पढ़े, जावा स्क्रिप्ट CSS में भी पढ़े, लेकिन जावा स्क्रिप्ट के वर्जन कभी भी जावा स्क्रिप्ट के नाम से नहीं आते। ऐसे कभी नहीं मिलेगा, हाँ JS1 JS2 क्या मिलता है फिर, क्योंकि इसके जो स्टैंडर्ड निर्धारित किए गए थे वो एक एसोसिएशन थी, संस्था थी, जिसने इसके स्टैंडर्ड निर्धारित किए और उसी के नाम से आते हैं। यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन नाम है, ECMA। तो ये जो रूल फॉलो करती है वो उसी के रूल फॉलो करती है, यानी इसका नाम ही आता है ECMA स्टैंडर्ड, तो शॉर्ट में लिख देते हैं ES1 ES2 ES3, ठीक है ना। और बाद में फिर इसका परमानेंट नाम भी ऐसे रखा होता है, जावा स्क्रिप्ट है लेकिन एक वर्जन में जब नाम यूज करते हैं तो वो ECMA स्क्रिप्ट यूज करते हैं। क्या नाम यूज करते हैं, ECMA यूज करते हैं। ECMA वर्ड याद रख लेना, एक मैं लिख देता हूँ, ये लिख लिया क्या, लिख लिया सभी ने। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, दोबारा से देख लें, ये तो इतना सा पॉइंट है क्योंकि एक स्टेटमेंट मिलता है, जब आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से एक ना एक स्टेटमेंट जरूर मिलेगा JS से रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, कि जावा स्क्रिप्ट किस प्रकार की लैंग्वेज है। तो हम ये कह सकते हैं एक स्क्रिप्टिक लैंग्वेज भी है, एक ओप्स लैंग्वेज भी है, एक लाइट वेट लैंग्वेज भी है, एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी है, एक डायनामिक फीचर वाली लैंग्वेज भी है, इवेंट ड्राइवन या यूजर एक्शन रेस्पॉन्ड भी है, और क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज भी है। तो ये सारे पॉइंट वहां काम आएंगे हमके। डेवलप किसके द्वारा की गई, ब्रेंडन ईच के द्वारा की गई, कब, 1995 में, कौन सी कंपनी में, तो नेटस्केप कंपनी में। और पहली बार कौन से ब्राउजर पर रन की गई, तो नेटस्केप नेविगेटर पर इसको रन किया गया था। दूसरा एक पॉइंट यहां पर यह भी लिख लेना वर्जन से रिलेटेड, ध्यान रखना, फर्स्ट स्टैंडर्ड वर्जन, कौन सा, फर्स्ट स्टैंडर्ड वर्जन जो रिलीज हुआ था किस नाम से, ES1, किस नाम से,
ES1 के नाम से 1996 में। अब कि सर ES क्या है, तो ध्यान रखना, ES अब बोला जाता है यहाँ पर, E तो आया है कहाँ से, ECMA से, किससे, ECMA, सॉरी MA, और S लिया है यहाँ पर तो स्क्रिप्ट से ही। ECMA की फुल फॉर्म यदि आप लिखना चाहें तो लिख लेना, यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। और यही संस्था है जो जावा स्क्रिप्ट के स्टैंडर्ड निर्धारित करती है, जावा स्क्रिप्ट के स्टैंडर्ड या फिर रूल्स निर्धारित करती है। और अब तो वर्जन लगातार हर साल ECMA के द्वारा हर साल एक नया वर्जन निकाल दिया जाता है, तो आपको सारे वर्जन याद करने की भी यहाँ जरूरत नहीं है। टोटल लगभग 15-16 वर्जन तो इसके आ चुके हैं। ऐसे आप रटने लगो ना, ये इस बार तो बहुत सारे हैं। और पहले तो सिर्फ ये फ्रंट एंड के यूज से बनाई गई थी, लेकिन बाद में आ गया था नोड जेएस फ्रेमवर्क, आ गया था लाइब्रेरीज इसकी आ गई थी, तो बैक एंड में भी यूज होती है। यानी कि यदि हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में जाएंगे तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों के लिए यूज की जा रही है, ठीक है ना। यानी इसकी खुद की लाइब्रेरी होती है। तो एक लाइन ये भी लिख लेना, यहाँ पर लिख लेना, जावा स्क्रिप्ट का यूज, स्क्रिप्ट का मतलब होता है ऐसी लैंग्वेज जिसे हम डायरेक्ट ब्राउजर पे ही रन करवा सकते हैं, ऐसे याद रख लो तुम तो, ठीक है। यानी अलग से किसी कंपाइलर वगैरह की हमें नीड नहीं होती, सीधे ब्राउजर पर लिखो और ब्राउजर पे ही रन करवा दो, या किसी एडिटर पे लिख लो जावा स्क्रिप्ट। और बाकी हमने स्क्रिप्ट की प्रॉपर डेफिनेशन, स्क्रिप्ट कहते कैसे हैं, तो उसके लिए हमने टैग और एलिमेंट HTML के टाइम पर लिखी हुई है, याद कर लो एक बार। का यूज क्लाइंट साइड, क्लाइंट साइड का मतलब हो गया आपका फ्रंट एंड, कौन सा, फ्रंट एंड। वह सर्वर साइड, सर्वर साइड का मतलब हो गया ये बैक एंड। दोनों में किया जाता है।
और जब बैकएंड की बात होगी तो ये भी हमेशा याद रखना, जिस भी लैंग्वेज का यूज बैकएंड में हो रहा है तो उसके लिए अलग से उसके खुद के फ्रेमवर्क्स होते हैं, उसकी खुद के लाइब्रेरीज भी होती हैं। और हमारे सिलेबस की यदि हम बात करें तो अभी बैकएंड वाला पोर्शन हमारे सिलेबस में है भी नहीं। अभी हम जाएंगे तो अभी हमारा काम मेनली फ्रंट एंड का है। लेकिन फिर भी कुछ नाम आपने सुने होंगे, जैसे सबसे ज़्यादा पॉपुलर जेएस में जो चलता है वो नोड जेएस चलता है, फ्रेमवर्क है वो इसका। ठीक है, एंगुलर भी है, ऐसे तो बहुत सारे हैं। क्या? रिएक्ट भी है, रिएक्ट है, एंगुलर है, पॉपुलर बताया मैंने। पॉपुलर जैसे नोड जैसे, ऐसे ही नोड जेएस की तरह ही आपका रिएक्ट भी इसमें नाम आता है। ठीक है, एंगुलर भी आता है, एक और आता है व्यू व्यू करके। हाँ, वो भी है। बहुत सारे हैं, तो ऐसा नहीं है। और हमारा जैसे यदि हम फ्रेमवर्क में जाएं तो अब जैसे क्रोम से इनबिल्ड किया गया मान लो, तो अब एक क्वेश्चन ये भी बढ़ जाता है कि क्रोम किसको सपोर्ट करता है, या हमारा जो नोड जेएस है ये भी किसका है फ्रेमवर्क बना हुआ। तो वो भी एक वो है B8 करके, जो लाइब्रेरी है उससे निकल के आया है ये। तो चीजें बहुत सारी हो जाती हैं। लिख लिया क्या? अरे, वैसे है नहीं, चाहो तो ये नाम लिख लेना कि हमें सर्वर साइड या बैकएंड में यूज करने के लिए पॉपुलर फ्रेमवर्क। तो दो तीन नाम याद रख लेना, इनकेस कहीं पर कोई नाम डाल दे तो पता चल जाए। तो ये लिख लेना, मैं लिख देता हूँ दूसरा पॉइंट यहीं पर। कर दूं आगे? ये लो, बैकएंड या सर्वर साइड पर यूज करने के लिए पॉपुलर फ्रेमवर्क। तो सबसे ज्यादा तो नोड जेएस ही यूज होता है। उसके बाद आप लिख लेना एंगुलर जेएस है। उसके बाद आप एक व्यू करके है जेएस है। और एक रिएक्ट, ये क्या नाम है, रिएक्ट। ऐसे कई सारे हमारे पास में क्या है, फ्रेमवर्क है। लेकिन ये कब काम में लेंगे आप, जब आप इसका यूज बैकएंड में कर रहे हैं। फ्रंट एंड के लिए जेएस कोड को डायरेक्ट ब्राउजर पर भी लिखा जा सकता है। लेकिन क्या परमानेंट काम है? ब्राउजर पर लिखना परमानेंट नहीं होता, ब्राउजर पर लिखने का काम होता है टेम्परेरी। क्या होता है? टेम्परेरी। मतलब यह है कि आप ब्राउजर बंद करोगे ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। अब सेव तो नहीं रहा वो वर्क आपका। परमानेंट सेव रखना है तो फिर आपको एडिटर पे ही करना है। ये तो यह है कि सीखने के लिए। ठीक है ना? ये एंगुलर डॉट जेएस व्यू व्यू करके BUE। और रिएक्ट। हाँ जी, HTML फाइल के साथ यूज कर या HTML डॉक्यूमेंट्स के साथ यूज करने के लिए ऐसे याद रख लेना, ये अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूं मैं। HTML डॉक्यूमेंट्स के साथ यूज करने के लिए
टेक्स्ट एडिटर में लिखा जाता है। ये परमानेंट काम है, इसे आप परमानेंट सेव रख सकते हो। ये यानी दो तरीके हैं, देखो सीखना है सर मुझे तो सिर्फ बेसिक काम छोटा मोटा सीखना है तो आप डायरेक्ट ब्राउजर से काम चला लो, सीख तो वहां भी लोगे। लेकिन अब आपके काम को परमानेंटली आपको सेव रखना है तो फिर आपके लिए एक नहीं है, ठीक है ना। फिर आपको क्या करना है, वही जैसे हमने HTML को लिखा, जैसे हमने CSS को लिखा, वैसे ही आप किसको लिखोगे, JS को लिखोगे। तरीके वही रहेंगे, थोड़ा थोड़ा चेंजेस है वो हम लिखते रहेंगे पॉइंटों में। सबसे पहले हम तरीका लेते हैं, चलो टेम्परेरी वाला एक बार। तो कौन सा लेते हैं, टेम्परेरी वाला तरीका, ब्राउजर पर लिखने का। तो ब्राउजर में लिखने के लिए कहाँ जाओगे आप, ब्राउजर को ओपन करोगे और उसमें कंसोल वाले पार्ट में, किसमें, कंसोल, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं ना इंस्पेक्ट पर, देखो दोनों तीनों तरीके हैं, एक बार लिख लो। हाँ कोई भी लिख सकता है। जैसे HTML का पेज हमने परमानेंट फाइल सेव कर रखी है एक फोल्डर में, जैसे CSS की एक फाइल हमने परमानेंट सेव कर रखी है, ऐसे ही हम एक फाइल अलग से परमानेंट सेव रख सकते हैं, किसकी, जावास्क्रिप्ट की। मतलब वहां सेव नहीं रख सकते हैं, इसीलिए मैं पहले उसी को ले रहा हूं, क्योंकि उसको एक बार समझा के छोड़ देंगे, उसमें से ऐसा कुछ नहीं है। बढ़े आगे, देखो ब्राउजर में राइट क्लिक करके किसको ओपन करोगे, इंस्पेक्ट, क्या, इंस्पेक्ट, यही करते हो। और इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, उसमें से आप कौन से भाग पर जाओगे, कंसोल। यानी जो भी हमें लिखना है वो डायरेक्ट किस पे लिख सकते हैं हम, कंसोल में। कैसे लिखेंगे तो वो भी देख लो। ब्राउजर खोलो कोई सा भी, ये आ गया, यानी उसको डेवलपर टैब भी बोलते हैं। अरे यार, कंसोल का ऑप्शन इसमें नहीं मिलेगा आपको, फिर मैं ऐसा करता हूँ, कंसोल प्रॉपर, यानी डायरेक्ट इंस्पेक्ट और वो स्टेप है वो डायरेक्ट यहाँ नहीं आ रही है, तो उसके लिए हाँ, इसमें डायरेक्ट आ जाएगा कोई सा भी खोल के। नहीं, माइक्रोसॉफ्ट एज में डायरेक्ट इंस्पेक्ट नहीं आता है ना, इसलिए क्रोम ले लो आप, ठीक है, इसमें आ जाएगा सीधे। देखो राइट क्लिक, ये आ गया, ये मतलब राइट क्लिक से ये डायलॉग बॉक्स खोलेगा। ये बॉक्स खोलने के बाद आप किस पर जाओगे, इंस्पेक्ट पर चले जाना। इसमें ये देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, एलिमेंट है, कंसोल है, सोर्स है, तो हमें किस पर जाना है, कंसोल पर। ये देखो ये जो हमने पढ़ा था ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये CSS का पार्ट था। CSS और HTML तो किसमें है, एलिमेंट्स के अंदर है। अब हम जा रहे हैं किसमें, कंसोल में। ये रहा, यहाँ जो लिखेंगे वो पूरा पार्ट किसका होगा, JS का। यानी आप डायरेक्ट यहाँ पर कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो, आपकी जो मर्जी है वो, कि सर मैं तो सिंपल 2 और 4 को जोड़ना चाहता हूँ, जोड़ सकते हो, सीधे रिजल्ट देगा। शुरुआत पे इतना समझे, फिर आगे इसमें भी वेरिएबल वगैरह कई चीजें, फंक्शन है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन एक नॉर्मल चीज समझाने के लिए, जैसे कि सर मुझे एक पॉपअप दिखाना है, सबसे सिंपल चीज होती है जैसे पॉपअप, क्योंकि पॉपअप एक यूजर रेस्पॉन्स वाली चीज आती है, तो वो सीधे सीधे जावा स्क्रिप्ट का पार्ट होगी। क्या, अच्छा, नहीं मैं सबको ही देख रहा हूँ, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो पॉपअप के लिए जैसे यहाँ पर क्या यूज करते हैं, अलर्ट, क्या यूज करते हैं,
अलर्ट पॉपअप उसी को बोलते हैं जो मैसेज दिखाता है ना, अपने आप एक डायलॉग बॉक्स सा खुलता है, उसको हम पॉपअप बोल रहे हैं। ब्रैकेट लगा दो। अब इसमें जो लिखोगे वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में भी लिख सकते हो और डबल में भी लिख सकते हो, जैसे हमने लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया हेलो। जो आपकी मर्जी है वो लिखो, कुछ भी इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखोगे वो आपका क्या होगा। लास्ट में यहाँ सेमीकोलन लगाओ तो भी ठीक है, नहीं लगाओ तो भी ठीक है। वैसे ये कहते हैं कि सेंटेंस को खत्म करने के लिए यदि आप अच्छे डेवलपर हो तो सेमीकोलन लगा दो, जिससे ये हमें पता चलता है कि ये लाइन हमारी यहाँ खत्म हो गई है। अब इसको जैसे ही आप इंटर मारोगे यहाँ पर ऐसा एक पॉपअप आ जाएगा, ये अलर्ट मैसेज है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, हेलो। ये सिंपल सा ऐसे जो फीचर हैं, इसीलिए हमने लिखा था ना इंटरेक्टिव फीचर्स के लिए, डायनामिक फीचर्स के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं। तो ये जो फीचर आया है ये किसकी वजह से आया है, आपका जावा स्क्रिप्ट की वजह से। इसी को हम यूजर रेस्पॉन्स भी करेंगे आगे चल के, और भी हम इसमें इवेंट लेंगे कुछ अलग अलग तरीके के, कि आप क्लिक करते हो कि हाँ भाई शो मैसेज, तो क्लिक करें कहीं पर जब मैसेज शो होगा। कैलकुलेटर हो गया कि 2 और 4 को ऐड करो, तो फिर ऐड करके रिजल्ट दे रहा है, ऐसे भी फंक्शंस हैं। तो जैसे जैसे आपके क्लिक करने पर रेस्पॉन्स करने वाले फंक्शन है वो सब जावा स्क्रिप्ट के फंक्शन है। आप कुछ भी लिखें यहाँ पर जो मर्जी है। अभी ये अनडिफाइंड वगैरह हम आगे देखेंगे अभी कि ये भी काम की चीज़ है, यहाँ भी पूछेगा ये, लेकिन अभी आगे एक एक स्टेप से हम पढ़ते चलेंगे। मेरे को कुछ नहीं करना है सर, मुझे तो 2 को और 4 को जोड़ना है, ये लो ठीक है। तो ऑटोमेटिक रिजल्ट दे दिया क्या, 6। ठीक है ना। कुछ भी करना है डायरेक्ट ब्राउजर पे कर सकते हो आप, नहीं सर मुझे तो दोबारा से कुछ और प्रिंट करना है, जो भी आपको प्रिंट करना है। तो एक आगे हम एक और फंक्शन पढ़ेंगे प्रिंट करने के लिए, इसमें यूज करते हैं क्या, कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग, लॉग का मतलब ही प्रिंट होता है, लॉग का मतलब भी क्या होता है, प्रिंट होता है। फिर इसमें हमें वैल्यू देनी पड़ेंगी आगे, अभी हमने मान लो मैं दूंगा तो अभी तो कोई डिफाइन नहीं करी है, तो एरर भी दे। तो ऐसे फीचर्स हैं, यानी सीधे सीधे यहाँ पर लिख दो। इसी में ये ले लो कि सर मैं तो ऊपर वाले फंक्शन को ही इसी को वापस लेके आना चाहता हूँ, ये आ गया देखो, जस्ट रिपीट हो गया दूसरा वाला। फिर से लिखना चाहो आप अलर्ट में कोई दूसरा मैसेज, दूसरा लिख दो कि सर हेलो की जगह कुछ और कर लो अपनी पार्ट, कंप्यूटर क्लासेज, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा, क्या लिख दिया मैंने, कंप्यूटर्स क्लासेस, ये लो। अब देखो इन्वर्ट बंद भी नहीं करूंगा, डायरेक्ट भी दूंगा तो क्या आ गया मैसेज, कंप्यूटर क्लासेस। मैंने अब देखो एंड नहीं किया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एंड करें तो भी चलेगा, नहीं करें तो भी चलेगा, बस अच्छी निशानी होती है बंद करना, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिक काम करेगा। तो ये तो हुआ टेम्परेरी तरीका, क्योंकि जैसे ही हम इसको बंद कर देंगे, या खुद भी कर सकते हो क्लियर कंट्रोल के से, नहीं तो आपका ये काम खत्म, सेव नहीं रहा ये, क्योंकि हम सीधे गूगल में कुछ फंक्शन नहीं ऐड कर सकते। अब उसी चीज को मुझे मेरे खुद की, जैसी ये फाइलें बना रखी थी हमारे पास में देखो, CSS की बना रखी थी हमने, ऐसे किसी फाइल में रखना है तो फिर हमें वापस वही नोटपैड में ही लिखना पड़ेगा। तो यही है कि ब्राउजर में लिख रहे हैं वो एक टेम्परेरी तरीका है, क्या है, टेम्परेरी तरीका है। परमानेंट के लिए आप कहाँ लिखोगे, नोटपैड पे ही जाओ या कोई भी एडिटर यूज करो जो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर ये तो हो गया टेम्परेरी तरीका। जैसे यहाँ पर जाके कर लेना, हमने अभी क्या किया, एक एग्जाम्पल के तौर पर कंसोल में जाके क्या लिखा, अलर्ट, क्या लिखा, अलर्ट, और माय कंप्यूटर क्लास, कुछ भी आप एक मैसेज दे दिया, ये लो, ये हो गया। तो अब ये हमें क्या करेगा, एक पॉपअप में, किसमें, पॉपअप मैसेज में माय कंप्यूटर क्लास शो करेगा, माय कंप्यूटर क्लास शो करेगा, ठीक है ना। इसके लिए आप डायरेक्ट चाहें तो शॉर्ट की भी लिख सकते हैं, आप सीधे F12 से भी जा सकते हो, F12 शॉर्ट की का यूज कर सकते हो। और दूसरा आप इसके लिए आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई का भी यूज कर सकते हो डायरेक्ट कंसोल ओपन करने के लिए। नहीं और भी हो सकते हैं,
कौन सी? हाँ, वो तो फिर अपने फंक्शन में क्या क्या मैसेज देना चाह रहे हैं उसके लिए फिर इवेंट देना पड़ेगा, यूजर सेज और वो सब है, तो उसके लिए अलग से इवेंट चलाना पड़ेगा आपको एलिमेंट में। तो एक क्वेश्चन तो सिंपल सा ऐसे भी बन सकता है, एक लाइन का छोटा सा, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। मोबाइल पर भी रन कर सकते हैं भाई, मोबाइल में भी ब्राउजर होता है, वहां भी सब कुछ सेम है, वहां भी कर सकते हो आप, है ना। बैकग्राउंड ब्लैक करें, ऑनलाइन वालों को दिख नहीं रहा है, ऐसा होता है क्या? ब्राउजर में करते हैं वो नहीं दिखता है, चलो ठीक है भाई, करेंगे, है ना। बदल देंगे, वैसे अब ब्राउजर की नीड नहीं पड़ेगी, इतना ही बहुत है, बाकी काम अपने पूरा नोटपैड पे ही पड़ेंगे। अब जैसे देखो, सीएसएस के हमने तीन टाइप पढ़े थे, याद हो तो। सीएसएस को जावास्क्रिप्ट के साथ लिखने के कितने तरीके थे? तीन तरीके थे, सेम टू सेम तीन तरीके यहाँ पर हैं। उन तीन तरीकों के नाम बताओ। इनलाइन था, इंटरनल था, और एक्सटर्नल था, थे या नहीं थे? सेम तरीका यहाँ पर है, जावा स्क्रिप्ट को भी HTML के साथ जोड़ने के लिए। देखो, सीधी सी बात है, ये रिलेशन बनाना होता है एक्चुअल में ब्राउजर के साथ। अभी तो मैंने जावा स्क्रिप्ट कोड को डायरेक्ट ब्राउजर में लिख दिया, तो जावा स्क्रिप्ट का डायरेक्ट रिलेशन हो गया किसके साथ? ब्राउजर के साथ, सीधे कनेक्ट थे भाई। कोड सीधे ब्राउजर में लिखा गया, तो मुझे अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं थी। अब मैं कहता हूं मुझे इसी कोड को लिखना है किसके अंदर? नोटपैड के अंदर। अब नोटपैड के अंदर मैं डायरेक्ट जेएस फाइल को ओपन करूंगा, तो वो सीधे ब्राउजर में तो ओपन नहीं होगी। तो ब्राउजर में ओपन करने के लिए फिर मुझे इसको बीच में किसको जोड़ना पड़ेगा? HTML को। किसको? HTML। यानी कि जावा स्क्रिप्ट डायरेक्टली यदि मैंने कोड में लिखी है, ऐसे समझें इस चीज को कि साहब, मैं जावा स्क्रिप्ट कोड को किस में लिखूंगा? जावा स्क्रिप्ट कोड को एडिटर में लिखने पर अब उस फाइल को किससे सेव करोगे? डॉट जेएस एक्सटेंशन में सेव करेंगे, यही करते आए हम। एक्सटर्नल वाली बात हो रही है एक तरीके से भाई, पहले भी हमने ऐसे ही किया था। सीएसएस कोड को हमने एडिटर में लिखा और उसको किस में सेव किया? डॉट सीएसएस में। किया था या नहीं किया था? HTML कोड को हमने एडिटर में लिखा और उसको कैसे सेव किया? डॉट HTML में। तो ऐसे ये लाइन हो जाएगी याद आपको आसानी से, कि जावा स्क्रिप्ट कोड को एडिटर में लिखेंगे, एडिटर मतलब नोटपैड हो गया, एडिटर कोई अलग से मतलब ना, अभी हम ये समझ लो नोटपैड यूज कर रहे हैं, बाकी बहुत सारे BS कोड और वो हमने नाम लिख चुके हैं। अभी हमारे लिए काफी बच्चे सोचते हैं पता नहीं कौन सा एडिटर आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। एडिटर या तो नोटपैड यूज कर रहे हैं या BS कोड यूज कर रहे हैं, सबलाइम यूज कर रहे हैं, बहुत सारे नाम हम ऑलरेडी लिख चुके टेक्स्ट एडिटर के, तो अलग से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
फिर इसको हम सेव करेंगे किस एक्सटेंशन में, डॉट जेएस में, तो एक नई फाइल बन जाएगी, बनेगी या नहीं बनेगी। अब इसे डॉट जेएस फाइल को मुझे लिंक करना है, किसके साथ जोड़ना है, HTML के, किसके साथ, HTML के। तो ध्यान रखना, जेएस फाइल को, डॉट जेएस फाइल को HTML डॉक्यूमेंट से लिंक करने के लिए, लिंक करने के लिए स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। क्या, स्क्रिप्ट टैग। और इसमें भी यदि एट्रीब्यूट भी लिखना चाहो तो वो भी लिख लेना, वह SRC एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। वहां पर हमने यूज किया था लिंक टैग का, किसका, लिंक। CSS फाइल को हम HTML से लिंक कर रहे थे तो हमने कौन सा टैग यूज किया था, लिंक टैग यूज किया था। यहां पर टैग बदल गया, टैग का नाम क्या आ गया, स्क्रिप्ट। बाकी तो सोर्स तो वो का वो ही रह गया, वहां href बना रहे थे। एट्रीब्यूट क्या है, SRC। तो कैसे करोगे लिंक, देखो मान लो ये फाइल थी, इस फाइल को मैंने नाम दे दिया xyz.js। मैंने कोई फाइल लिखी, उस फाइल को मैंने नाम क्या दिया, XYZ, और एक्सटेंशन हो गया डॉट जेएस, अभी लिख लेंगे। अब इस फाइल को मैं HTML वाले डॉक्यूमेंट्स में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, स्क्रिप्ट, ठीक है। SRC क्या जाएगा आपका, एट्रीब्यूट। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जो फाइल का नाम है या पाथ है जो भी, तो यहां हमने दे दिया XYZ.js, ठीक है ना। और ये होगी मेरी क्या, जावा स्क्रिप्ट वाली फाइल। लिखो तो इससे आपको याद रह जाएगा कि यहां साहब ये मेरी जावा स्क्रिप्ट होगी, ठीक है ना। रिलेशन भी दिखा सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी दिखाओ तो भी चल जाता है रिलेशन तो। यानी ये हो गया सिंपल सा, इस कोड को हमने किस में लिख दिया, हमारे HTML डॉक्यूमेंट्स में, तो वो फाइल ऑटोमेटिक इसके साथ लिंक होगी। अब आप HTML को ओपन करोगे तो वो मैसेज ऑटोमेटिक ब्राउजर में दिखाई देगा। तो ये हुआ एक्सटर्नल वाला तरीका। कौन सा, एक्सटर्नल। यानी कि सेम वही तीन तरीके हो जाते हैं, इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल। रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से। क्या चीज, वो कंसोल पे जाने के लिए थी, डायरेक्ट कंसोल पर। जैसे आपको स्टेप नहीं करनी सर, राइट क्लिक नहीं करना, तो आप डायरेक्ट कंसोल ओपन करें, तो उसके लिए थी वो। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, आप मत लिखें, वो तो मैंने वैसे लिखा है कि आपको याद रहे कि ये जावा स्क्रिप्ट की फाइल को लिंक किया, नहीं आप खाली छोड़ दो। क्या सेल्फ क्लोज नहीं होता, नहीं नहीं नहीं, करना पड़ता है। स्क्रिप्ट टैग सेल्फ क्लोज नहीं है, उसे क्लोज करना पड़ेगा। ये क्लोज टैग है, ये मेरा ओपन टैग है, चेक कर लेना, कोई बात नहीं, अभी करके देख लेंगे। सेल्फ क्लोज नहीं है ना। बीच में ये कंटेंट भले आप मतलब को खाली छोड़ दो, उससे कोई जरूर नहीं, ये तो बस दिखा दिया कि यहाँ से कहीं ना कहीं जावा स्क्रिप्ट लिंक है।
दूसरा, इसको आप कहीं भी लिख सकते हो, आप बॉडी पार्ट में भी लिख सकते हो और हेड पार्ट में भी लिख सकते हो, दोनों जगह से काम हो जाएगा इससे भी। लिख लिया क्या? ये एक दूसरा, अब इसको मैं अपने तरीके से उससे लिखना चाहें तो ऐसे याद रख लेना। देखो, टाइप ऑफ जेएस में यदि हम जाएं तो वही तीन तरीके हो जाएंगे हमारे पास में। पहला तरीका तो हमने एक्सटर्नल, जो अभी समझा, एक्सटर्नल जेएस। दूसरा तरीका इंटरनल जेएस। और तीसरा तरीका इनलाइन जेएस। मैं लिखाना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन चलो ठीक है, क्योंकि वो सेम चीज है, तरीका वही है, बस लिंक की जगह यहाँ आ गया स्क्रिप्ट, स्टाइल की जगह स्क्रिप्ट। देख लिया? अब देख लें, इसमें तो सेपरेटली फाइल बनानी होती है, सेपरेटली डॉट जेएस फाइल बनानी होती है। इसकी यदि हम बात करें तो हेड या बॉडी पार्ट में, हेड या बॉडी पार्ट में स्क्रिप्ट टैग में, स्क्रिप्ट टैग में लिखा जाता है। यानी जो भी कोड है वो किस में लिखोगे? हेड पार्ट में भी लिख सकते हो और बॉडी पार्ट में। ये हमें ऑलरेडी पता है, तो ज्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। हेड और बॉडी पार्ट किसके होंगे? HTML के। अब हेड पार्ट या बॉडी पार्ट में भी जो भी लिखोगे वो कौन से टैग के अंदर लिखोगे? स्क्रिप्ट टैग के अंदर, ठीक है ना? और यहाँ की यदि हम बात करें तो टैग के अंदर या एलिमेंट के अंदर, एलिमेंट में यूज होने वाले टैग के साथ इवेंट नेम एट्रीब्यूट में लिखा जाता है। यहां पर कोई पर्टिकुलर एट्रीब्यूट नहीं है, यहाँ जो जिस तरह का आप इवेंट चलाना चाह रहे हो उस इवेंट का नाम ही क्या बन जाएगा? एट्रीब्यूट। अब वो प्री डिफाइन भी हो सकता है इवेंट का नाम, और यूजर डिफाइन भी हो सकता है, दोनों तरीके के हो सकते हैं। लेकिन लिखा किस में जाएगा? एलिमेंट में यूज होने वाले टैग में, यानी उसी लाइन में। जैसे वहां हम स्टाइल एट्रीब्यूट यूज कर रहे थे CSS में, वहां फिक्स था कि CSS का यूज यदि मुझे इन लाइन में करना है तो एट्रीब्यूट स्टाइल रहेगा। याद है कि नहीं? अरे हम ऐसे लिख रहे थे, याद हो? वहां हमने लाइन में भी ये लिखा हुआ है कि वहां एट्रीब्यूट फिक्स था स्टाइल। क्या नाम था? स्टाइल एट्रीब्यूट था। और जो कुछ भी लिख रहे थे, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, वो सब स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर लिख रहे थे। यहाँ पर एट्रीब्यूट फिक्स नहीं है। यहाँ एट्रीब्यूट क्या हो सकता है? जो इवेंट का नाम है वो एट्रीब्यूट हो सकता है। अब इवेंट का नाम कुछ भी हो सकता है, वो आपके ऊपर भी निर्भर होता है कि यूजर अपने अकॉर्डिंग भी डिफाइन कर सकता है, और कुछ पहले से डिफाइन होते हैं। जैसे क्लिक, ऑन क्लिक, तो ऑन क्लिक प्री डिफाइन इवेंट नाम है, मतलब जैसे माउस का क्लिक करोगे तभी वो फंक्शन रन करेगा, ठीक है? डबल क्लिक, ऑन डबल क्लिक भी होता है, ठीक है? ऑन माउस ओवर भी होता है, ऐसे ऑन माउस अंडर भी होता है, कई तरीके के होते हैं। ऑन की प्रेस भी होता है,
ऐसे अलग अलग इवेंट नेम होते हैं। तो आप जिस इवेंट नेम का यूज करना चाहें उसी इवेंट का नाम आप एज ए एट्रीब्यूट ले सकते हैं। बिल्कुल। लिख लिया। इसको मैं बस एक एग्जांपल इसका लिखा देता हूं इवेंट नेम का, तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा। इसका लिख लेना इनलाइन का साथ के साथ एक एग्जांपल। जैसे मान लो मेरे को मैसेज दिखाना है तो मैं बॉडी पार्ट में जाऊंगा। किसमें? बॉडी पार्ट में। बॉडी पार्ट में मुझे एक बटन शो करना है। क्या शो करना है? एक बटन। मैंने बटन शो करना है तो टैग भी कौन सा यूज करूंगा? बटन। भाई सिंपल सी बात है, बटन शो करना है तो टैग भी कौन सा होगा? बटन। अब उस बटन पे मुझे कोई इवेंट चलाना है कि मैं उस पर कुछ क्लिक करूं और वापस मुझे वही हेलो, जो कुछ भी मैंने लिखा हेलो कंप्यूटर क्लास, वो मुझे शो कर जाए। तो वो वैल्यू आपको इस बटन के अंदर ही एज ए एट्रीब्यूट उस इवेंट का नाम लेके करनी है। क्लिक पे करना है तो ऑन क्लिक ले लो, डबल क्लिक पे करना है तो ऑन डबल क्लिक ले लो, ऑन माउस ओवर करना है कि बस बटन के ऊपर माउस पहुंचा नहीं और शो कर जाए तो वो ले लो। जो भी आप नाम लेना चाहोगे वो नाम यहाँ पर ले सकते हो। अभी के लिए जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया ऑन क्लिक। क्या नाम लिया? ऑन क्लिक। ये इवेंट का नाम है, ये प्री डिफाइन इवेंट है। प्री डिफाइन का मतलब ये खुद समझता है कि ऑन क्लिक का मतलब जब इस बटन पर आप क्लिक करोगे तो जो इसकी वैल्यू होगी वो आपको मैसेज के रूप में शो करेगी। अब इसमें वैल्यू हमने दे दी वापस वही वैल्यू थी हमारी, क्या? अलर्ट मैसेज था, यही तो था। और इसमें हमने लिखा था हेलो क्लास या हेलो कंप्यूटर क्लास, जो भी था। मैंने सिर्फ हेलो लिख दिया, छोटा रह जाएगा कोड अंदर, यानी जो भी लिखोगे वो आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। ये मेरा वैल्यू हो गया किसका? ऑन क्लिक इवेंट का। ठीक है ना? बटन के बटन का कुछ नाम की बटन में कुछ शो करे तो वो यहाँ लिख दो, और कुछ भी शो नहीं करे तो भले ही खाली छोड़ दो। आपको लिख देना है कि क्लिक मी, जिससे मुझे दिखे कि उस बटन पर क्या लिखा हुआ मिलेगा मुझे, क्लिक मी। और ये बॉडी क्लोज। ये एक सिंपल सा बन गया। यानी अब देखो ब्राउजर में आपको सबसे पहले जैसे ही आप ब्राउजर ओपन करोगे तो एक बटन दिखेगा, ठीक है? और उस बटन पे क्या लिखा हुआ मिलेगा? क्लिक मी। पहले समझ लो फिर हम प्रैक्टिकल भी ले लेंगे इसको। हमें एक बटन शो करेगा क्योंकि हमने बटन टैग यूज किया है, तो इनपुट के लिए बटन टैग यूज किया जाता है, ठीक है ना? उस बटन पे क्या लिखा हुआ मिलेगा? क्लिक मी। बटन में क्या लिखा हुआ है? क्लिक मी। अब उस पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही एक क्या मैसेज होगा? अलर्ट। क्या होगा? और अलर्ट में क्या दिखाई देगा? हेलो, अंदर जो कुछ भी लिखा है ये वो अभी जो दिखाई दे रहा था ऐसा ही अलर्ट यहाँ शो करेगा। तो ये एग्जांपल हो गया किसका? इनलाइन का। किसका हो गया ये? इनलाइन का। क्योंकि हमने लाइन के अंदर इवेंट नेम को एज ए एट्रीब्यूट यूज किया है। ये ऑन क्लिक है, यहां आप ऑन डबल क्लिक कर सकते हो। हर इवेंट का नाम ऑन डबल क्लिक को लिखते हैं ऑन डीबीएल क्लिक। ये लो। तो अब मतलब हो गया इस बटन पर 2 बार क्लिक करोगे तब ये अलर्ट शो करेगा। ऐसे ही और हो सकते हैं, आगे हम लिखेंगे इनको। ऑन माउस ओवर। क्या हो सकता है? ऑन माउस। इसका मतलब हो गया कि इस बटन के ऊपर जैसे ही मैं कर्सर को लेके जाऊंगा अलर्ट मैसेज हो जाएगा, ठीक है? ऑन माउस आउट, बहुत सारे इवेंट होते हैं तो उनको हम आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना लिख लेना। कुल मिला के मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर जैसे सीएसएस में स्टाइल एट्रीब्यूट फिक्स था, सीएसएस में हमने क्या किया था? स्टाइल एट्रीब्यूट यूज कर रहे थे हम, फिक्स था वो। यहां पर ऐसे स्टाइल एट्रीब्यूट फिक्स नहीं है, कोई भी एट्रीब्यूट फिक्स नहीं है यहां पर। यहां हर इवेंट का नाम खुद में अपने आप में एक क्या है? एट्रीब्यूट है। ये चीज यहां पर एक लाइन याद रखनी है आपको। और सीधा सा क्वेश्चन आ भी सकता है कि इनलाइन जेएस में
जो जेएस अलर्ट या जेएस मैसेज को शो करने के लिए किस एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है, तो कभी भी रटना मत। कोई भी इवेंट नेम हो सकता है, कोई भी फंक्शन नेम हो सकता है, उसे हम एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। दोनों तरीके के हैं इवेंट, दोनों तरीके के होते हैं, प्री डिफाइन भी और यूजर डिफाइन भी। यानी कुछ इवेंट ये पहले से बने हुए इवेंट हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग, और आप चाहो तो आप खुद भी कोई इवेंट का नाम दे सकते हो, इवेंट या फंक्शन। हाँ, बॉडी में तो हम पास कर रहे हैं, बिल्कुल, ये तो पहले से बने हुए हैं, वो खुद ही बता रहे हैं कि हमें करना क्या है। बिल्कुल, यहाँ कुछ और लिख दोगे तो कुछ और आएगा। वो तो अभी हमने अलर्ट वहां करके देख लिया, इसलिए मैंने यहाँ अलर्ट दे दिया। क्या स्क्रिप्ट टैग के अंदर, इसी को आप स्क्रिप्ट के अंदर लिख दो ना, टैग के अंदर। इसीलिए सबको ही सेपरेट फाइल, आज के टाइम में तरीका यही रहा है कि आप हर फाइल को सेपरेटली बनाओगे, चाहे वो जेएस की हो चाहे सीएसएस की हो। यदि यहाँ यूज करोगे तो कितने यूज करोगे, कितने फीचरों को लाइन के अंदर दोगे ना, पॉसिबल ही नहीं है। और कल को एक छोटी मोटी एरर रहेगी तो फिर ढूंढते फिरो, लंबा कोड हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो कोई भी इनलाइन कभी यूज ही नहीं करते हैं, हर कोई एक्सटर्नल यूज करता है। क्वेरी तो सिर्फ सिलेक्शन में काम आती है, एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं उसके लिए। दो तरीके की अब आज के टाइम में क्वेरी, एक तो होता है सिंपल क्वेरी सेलेक्टर और एक होता है क्वेरी सेलेक्ट ऑल। सारे एलिमेंट्स एक साथ, सिमिलर एलिमेंट्स एक साथ सेलेक्ट करने हैं तो ऑल फंक्शन है वो, बिल्कुल। नाम नाम और एक एक एग्जांपल, अब पूरा डिटेल से तो नहीं पढ़ाएंगे। हाँ ठीक है, बेसिक बेसिक बता देंगे, एक एक दो दो एग्जांपल। नहीं, फंक्शन तो अपने टोटल 5 ही फंक्शन है जेएस में आपके, जिनमें से 3 पहले यूज होते थे, 2 अब यूज हो रहे हैं। पहले आईडी, क्लास और टैग नेम, ये चलते थे। बाद में क्वेरी सेलेक्टर आ गया, इसने उन तीनों का यूज बंद कर दिया, कोई रेयर में यूज होते हैं। ये तो करेंगे, वो ये हम पढ़ेंगे कब, जब हम डॉम वाला चैप्टर पढ़ लेंगे डॉम के साथ, क्योंकि वही जरूरत पड़ती है इनके। लिख लिया क्या? अब इसी को देखो, इसी को हम लेते हैं किसके अंदर, ये तो हो गया इनलाइन। इनलाइन की चीज को हम किस में भी शो करके देखते हैं, इंटरनल की। इसी चीज को सर मुझे इंटरनल में शो करना है, तो कैसे शो करेंगे, ठीक है ना? तो उसके लिए हमें फिर फंक्शन बनाना है, देखो आगे ध्यान रखना। ये तो एग्जांपल था किसके लिए, इनलाइन के लिए, जिनको याद नहीं है तो वो देख लेना। ये तो है इनलाइन के लिए। अब हम लिख रहे हैं इंटरनल के लिए, किसके लिए एग्जांपल, इंटरनल जेएस। चलिए बॉडी से ही शुरू करते हैं, ठीक है। वापस वही बटन, बटन में वापस ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे अब मैं यहाँ पर जो वैल्यू दे रहा हूँ वो ध्यान देना, अब मेरे तरफ से मैं वैल्यू दे रहा हूँ, अब अलर्ट डायरेक्ट नहीं दे रहा। ऑन क्लिक पर मैंने वैल्यू दे दी, यहाँ पर मान लीजिए शो मैसेज, क्या दे दी, शो मैसेज, क्योंकि मुझे एक मैसेज या शो अलर्ट कुछ भी आप देना चाहें दे सकते हैं। और बटन का नाम वापस वही, क्लिक मी। इसमें मैं ले रहा हूँ आपका स्क्रिप्ट, क्या ले रहा हूँ, स्क्रिप्ट। अब टैग लिया है मैंने, ठीक है ना।
और यहां पर मैंने अब एक फंक्शन बना दिया, और उस फंक्शन का जो नाम है वो यही नाम रहेगा, यानी फंक्शन का नाम वो होना चाहिए जो आपके इवेंट की वैल्यू है, ये सिमिलर होनी चाहिए, तभी दोनों मिलेंगे, अदरवाइज मिलेंगे नहीं। तो यहां पर इसका नाम हो जाएगा आपका क्या, सो मैसेज। क्या हो जाएगा, सो मैसेज। अब इसमें जो वैल्यू आप देना चाहोगे वो दे दो। इसमें वैल्यू हमने दे रखी थी अलर्ट, क्या दे रखा था, अलर्ट, और उसमें हमने लिखा था कुछ भी, हेलो कंप्यूटर क्लास, हेलो कंप्यूटर क्लास, ये हो गया। और स्क्रिप्ट क्लोज, बॉडी क्लोज, तरीका कुछ नहीं बदला, वही है। अभी भी देखो काम कैसे कर रहा है, दोबारा से समझें, पहले चीजों को यहाँ समझ लेना, नहीं तो ये बहुत लंबे हो जाएंगे फिर आपके लिए, खासकर नॉन टेक्निकल वाले तो एक बार जरूर समझ लेना है सिंपल से। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, हमें वही एक बटन शो करेगा, ध्यान देना क्या शो करेगा, एक बटन शो करेगा। बटन में क्या लिखा हुआ मिलेगा, क्लिक मी। क्लिक मी पे का मतलब आप उस पर क्या करोगे, क्लिक करोगे, क्लिक करते ही वो क्या कहेगा, शो मैसेज। क्या कहेगा, शो मैसेज। अब शो मैसेज में यहाँ तो कुछ नहीं था, शो मैसेज को हमने यहाँ डिफाइन किया है कि शो मैसेज क्या है, एक फंक्शन है। शो मैसेज डायरेक्ट शो नहीं कर रहा, शो मैसेज खुद क्या है, एक फंक्शन है, और उसमें फिर वैल्यू क्या है, अलर्ट। यानी हम क्लिक यहाँ करेंगे, एग्जीक्यूट ये करेगा, ये वैल्यू कहां से लेगा, क्योंकि ब्रैकेट देखो यहाँ भी खाली है, वैल्यू कुछ भी नहीं है इसमें, वैल्यू कहां से लेगा, यहां से लेगा। और यहाँ क्या है, अलर्ट है क्या, हेलो कंप्यूटर, तो ये शो करेगा अलर्ट हेलो कंप्यूटर। आई नहीं आई बात समझ में। क्लिक मी पे क्लिक किया, शो मैसेज ने डेटा फैच किया, डेटा कहां से लिया, नीचे से लिया, ऐसा। नहीं ऊपर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर लिख दो, ठीक है, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये शो मैसेज ये यूजर डिफाइन नेम हो गया, वैल्यू ये फंक्शन है, ये यूजर डिफाइन फंक्शन है, उसके अंदर फिर प्री डिफाइन अलर्ट दे दिया। यानी ये सिंटैक्स लिख लो, पिछला वाला लिख लो, दोनों में आउटपुट एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। इसमें कोड थोड़ा लंबा हो रहा है, उसमें कोड थोड़ा छोटा रहा है, रिजल्ट दोनों का सेम है। कुछ तो पीछे बैठ के ऐसे लग रहा है सर पता नहीं क्या ही चल रहा है। हाँ हाँ, आप चाहते हो कि बहुत सारे आपने एलिमेंट लिखे अलग अलग, ओके, और वो आपको दिखाई भी दे, सबको दिखाई दे। हाँ हाँ हाँ, मतलब आप चाह रहे हो वेबसाइट को हैक करके, है ना, कि सब जितनी भी वेबसाइट है सब पर एक मैसेज छुड़ा दें, अलर्ट वाला। यार इतना लंबा तो मैं नहीं कर सकता, यदि ऐसा कर रहा होता तो मैं चलते। हाँ मैं समझ गया उसकी बात, आप जो चाह रहे हो वो यदि मैं कर रहा होता तो फिर मैं यहाँ पढ़ा रहा होता क्या है, फिर तो मैं तुम्हारी क्लास में मैसेज ही दिखा रहा होता कहीं बैठ के बढ़िया। ये चाह रहे हैं जैसे अभी गवर्नमेंट ने वो टेस्टिंग की थी ना, एक इमरजेंसी अलर्ट शो करने की सभी डिवाइसों पर, ऐसा ये चाह रहे हैं कि मुझे सारी वेबसाइटें हैं उन पर एक मेलिशियस के तौर पर ऐसा एक अलर्ट भेजना है एक साथ। तभी तो बोल रहा हूँ ये फालतू की बात है। अरे बिल्कुल मैं समझ गया, सो आप कर सकते हो, लेकिन अब वो सारे यूआरएल दे लो आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। आप करके बता देना, मैं आपसे सीख लूंगा, है ना। फिर मैं ऐसा ही करा करूंगा, आप यहाँ क्लास लेने चालू करोगे और मैं पाठशाला की ऐप पर ही वो भेजता रहूंगा,
पढ़ो तुम, ऐसे नहीं होता। फिर आपको प्रॉपर हैकर ही बनना पड़ेगा, है ना। हम जो पढ़ रहे हैं वो बहुत छोटी चीज पढ़ रहे हैं, और तुम जो बात कर रहे हो, यदि इतनी बड़ी इतनी छोटी सी बात होती तो गवर्नमेंट अभी तक टेस्टिंग नहीं कर रही होती। अभी भी गवर्नमेंट उस अलर्ट के लिए सिर्फ टेस्टिंग था वो, कि क्या हम इमरजेंसी में देश के सभी लोगों को ऐसा संदेश एक साथ डिलीवर कर सकते हैं। तो सोचो, जब गवर्नमेंट ही अभी टेस्टिंग फेज में है और हम अभी लर्निंग फेज में है, वो भी कह गए, सब कुछ है उनके पास, तब भी वो टेस्टिंग फेज में है। और हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, बॉडी टैग। अंतर है भाई उसमें और इसमें, है ना। है, अब वो तो देखो संभावनाएं कुछ भी हो, लेकिन मैं बात कर रहा हूं हम पढ़ क्या रही हैं और आप उम्मीद क्या कर रहे हो। हाँ, चलो कोई बात नहीं। अब देखो, आगे आओ अपने तो काम की चीज दोबारा से देख लें। एक तो एक लाइन में आपने लिख दिया, दोबारा से देख लें। एक तो काम वो सब हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप करोगे और लगातार सीखते रहो एक ही फील्ड में तो कोई भी चीज पॉसिबल, ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। मैं आपको निराश नहीं कर रहा हूं दोस्त, लेकिन अभी हमारा मुद्दा कुछ और चल रहा है। अभी हमें बच्चों को बॉडी टैग सिखाने में जोर आ रहा है, बड़ी मुश्किल से तो उनको ये ऑन क्लिक और अलर्ट समझ में आ रहे हैं, तो इसलिए हमें अभी कुछ अलग चीज सिखा रहे हैं। ठीक है, और एक इतना बड़ा है और दोनों का आउटपुट एक ही है, एक ही जैसा दिखने वाला है, सिर्फ एक अलर्ट और उसमें ये लिखा हुआ। अंतर क्या है, वो इनलाइन का है तो एक ही लाइन में, इंटरनल है तो अलग अलग है, इतना सा है। अब इसको आप प्रैक्टिकल देखना चाहो तो वो उसी में हम फाइल में लेते हैं। पहले तो HTML फाइल ऑलरेडी बनी हुई है तो हम इंटरनल को पहले कर लेते हैं, ठीक है, और इसी में फिर इनलाइन भी हो जाएगा, और बाकी आपकी जो इच्छा है वो कर लो। एक्सटर्नल के लिए हम अलग से फाइल बना लेंगे, अभी तो सिर्फ इसी में ले लो। क्या है इसके बॉडी पार्ट में, बॉक्स बना हुआ है ना। बॉक्स की जगह हमें क्या बनाना है, बटन। क्या बनाना है, बटन। ठीक है, चलो पहले ऑन के लिए यही ले रहा हूं मैं, पहले कौन सा ले रहा हूं मैं, इनलाइन ही ले रहा हूं। वैल्यू क्या दी थी हमने इसकी, अलर्ट, और अलर्ट में हमने क्या मैसेज दिया था, हेलो। हेलो कंप्यूटर, टैग हो गया आपका क्लोज। बटन का नाम क्या दे दिया, सेमी कॉलन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने ऑलरेडी वहां पर कंसोल में देख लिया था, सेमी कॉलन लगाओगे तो भी चलेगा जेएस में, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। अब वो ब्राउजर एरर दे दे तो फिर लगा के भी देख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन यह है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेमी कॉलन का कोई फर्क नहीं है। हाँ, रिटर्न फंक्शन में लगाना पड़ेगा, जब हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे और फिर रिटर्न करेंगे तब लगाना पड़ेगा। क्लिक मी बटन क्लोज, ये पैराग्राफ है कोई बात नहीं, बटन यहाँ पर हटा दो इसको। यानी देखो, ये तो कोई बात नहीं, नीचे का कंटेंट है, पढ़ा भी रहेगा तो हमें कोई दुख नहीं दे रहा। यानी आपको तो एक बटन दिखेगा, उस बटन पर क्या दिखेगा, क्लिक मी। क्या दिखेगा, क्लिक मी। जैसे ही क्लिक करोगे एक अलर्ट शो होगा जिसमें क्या लिखा हुआ मिलेगा, अलर्ट। ये नीचे का तो एज इट इज लिखा पड़ा रहेगा, इससे हमें कोई दुख नहीं देना। कर दो, ये आ गया। हमारा मेन काम ये था, जेएस का काम ये बटन था, क्लिक मी ये तो नीचे का हिस्सा है, इस पर आप क्लिक करो। जैसे ही आप, क्या हो गया, बंद नहीं किया था क्या, देख लो कहीं ना कहीं। हाँ ये बिल्कुल, यहाँ नहीं किया, देखो ये वाला डबल कोट बंद नहीं किया था, इसलिए एरर दे रहा है। यानी एरर देने का मतलब है कुछ ना कुछ छूटा है, नहीं तो एरर नहीं देता है। अभी भी नहीं दे रहा, कहाँ,
वैसे तो सेमीकोलन की नीड होती तो नहीं है, पर कोई बात नहीं, हम लगा लेते हैं। अलर्ट है, ऑन क्लिक है, मुझे यार ऑन, और सॉरी, और फंक्शन ये प्री डिफाइन है, केस सेंसिटिव होता है, प्री डिफाइन, और हमने वहां कैपिटल कर दिया था, उसको क्या करना है, स्मॉल। वहां नहीं होता, यहाँ हमारा होता है ये केस सेंसिटिव। अभी भी नहीं ले रहा क्या यार? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, सिंगल डबल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, ये भी सही है। नहीं, क्लिक मी के स्पेस से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बटन भी सही है, ये भी सही है। कहाँ कुछ छूटा है? बॉडी, बॉडी बटन ठीक है, सब कुछ सही है। ब्राउजर की कोई वो होगा सपोर्टिव का, नहीं तो सिंगल डबल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसमें हो सकता है नोट पैड का भी फर्क पड़ जाता है। हो गया, तो वही डबल, दो बार डबल डबल थे इसलिए शायद हो रहा है, एरर दे रहा होगा। नहीं, यहाँ आप सिंगल और डबल ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर वो सपोर्टिव का फर्क है, नोट पैड है तो हो सकता है वो सपोर्ट ऐसे कर रहा हो कि ये यहाँ ओपन हुए, इसने ये क्लोज मान लिया पहले वाला। नहीं तो ये सिंगल और डबल का जेएस में कोई फर्क है नहीं पड़ता। क्लियरली ये स्टेटमेंट में भी याद रखना, वैसे भी फर्क नहीं पड़ता है। अब सही है ये। अब इसी को आप उसमें लिख लो। किस में लिख रहे थे दूसरा हम? इसमें अलर्ट को हटा लो, हटा ही देता हूं, चलो। ऑन क्लिक में अब हमने वैल्यू क्या दी थी? शो मी या शो मैसेज, ऐसे कुछ दिया था। शो मैसेज एक फंक्शन बना दिया, ठीक है ना। अब देख लो, शो मैसेज है और क्लिक मी बटन एज इट इज है। अब जो लिखेंगे हम किस में लिखेंगे? स्क्रिप्ट टैग में। स्क्रिप्ट, इसमें हमने फंक्शन लिया। ये जरूर ध्यान रखना है, फंक्शन का नाम हमेशा क्या होना चाहिए जो ऊपर आपने वैल्यू ली है? शो मैसेज। फंक्शन स्टार्ट हो गया, फंक्शन की वैल्यू में हमने अलर्ट वाला मैसेज दे दिया, अलर्ट। हेलो कंप्यूटर, जो भी आप वैल्यू देना चाहें वैल्यू दे दें। और ये फंक्शन को क्लोज कर दिया और स्क्रिप्ट को कर दिया क्लोज। ठीक है, अभी भी देखो बटन वो का वही है, क्लिक करेंगे मैसेज भी वो का वही है, तो कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है ना, हाँ डबल ही है, उससे मैं वो इनलाइन में ले रहा होगा क्योंकि ये इसकी एरर है, वो एडिटर की एरर होती है, नहीं जनरली यहाँ डबल चलता है। अब ये आपका वो भी कर लो, स्क्रिप्ट सेल्फ क्लोजिंग नहीं है, क्लोज करना पड़ता है। हटाऊं इसे? किसको? इसको हटा के? हाँ, नहीं होता सेल्फ क्लोज, करना पड़ता है। हाँ, ये तो अलग है, तो उसमें भी हमें क्लोज करना पड़ता है, वहां भी लिंक में भी वहां भी करना ही पड़ता है। स्क्रिप्ट कहीं भी हो, स्क्रिप्ट टैग हमेशा क्लोज करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इंटरनल में अलग हो गया एक्सटर्नल में अलग हो गया, ऐसा नहीं होता है। हाँ, समझ गया क्या? हाँ, हाँ, क्यों नहीं आए? कौन सा? ये हेलो मैसेज यहां पर दे दे तो शो मैसेज इसके अंदर नहीं, तब क्यों आएगा शो मैसेज? इसका नहीं है ना ऑन क्लिक का,
वो तो जो कुछ भी अलर्ट है, अलर्ट की प्रॉपर्टी की वो पॉपअप दिखा रहा है। यदि आप ऑन मैसेज के अंदर लिखोगे तो वो अलर्ट के रूप में नहीं आएगा, वो नॉर्मल टेक्स्ट आ जाएगा, नॉर्मल टेक्स्ट आएगा। वो अलर्ट की वजह से वो पॉपअप आ रहा है, नहीं तो आप यहाँ इसके ब्रैकेट में कुछ भी वैल्यू लिखोगे वो वैल्यू आ जाएगी, पॉपअप नहीं आएगा। हाँ वो कर लो। हाँ जी बिल्कुल देंगे भाई, बटन में डिजाइन भी देंगे, बटन में इमेज भी। बाय डिफॉल्ट तो जो लिखेंगे, यहां आपने क्या लिखा है, क्लिक मी, तो क्लिक मी आ रहा है। ठीक है, अब आपको कि सर बटन की फॉर्मेटिंग करनी है तो सीएसएस से आप उसके बॉर्डर वगैरह सब लगा लो भाई। जैसे ये मेरा बटन है, अब मैं यहां पर कुछ नहीं करता हूं, बटन में मैंने एक बार के लिए देखो कोई भी मैंने एक क्लास बना दी, क्या बना दी, एक क्लास, ध्यान देना। और इसमें मैंने नाम दे दिया उसका माई क्लास। क्या नाम दे दिया, माई क्लास। कुछ भी नाम दे सकता हूं मैं। अब इस माई क्लास के अंदर आप ऊपर जाओ यहां पर, या फिर इस फाइल में चले जाओ सीएसएस में। सीएसएस में इस माई क्लास में कुछ भी डिजाइनिंग दे दो, आपकी बॉर्डर लाल हरी नीली, बैकग्राउंड, बटन का कलर, वो सब इसमें आ जाएंगे। भाई ये माई क्लास मेरी यहां पर आ गई, मैं एक बार के लिए यहीं दे देता हूं हल्का सा, लो ये हटा देता हूं, पूरा सीएसएस यहां से गायब कर देते हैं लो। अब देखो मैं जो आप बोलना चाह रहे हो डिजाइन वाला, तो वो हम किसके में देंगे, स्टाइल में। किस में देंगे, स्टाइल में। ठीक है ना, स्टाइल भी किसकी, जिसमें मैंने किसको डिफाइन किया हुआ है, माई क्लास को। किसको, डी क्यों आ रहा है, माई क्लास को। अब माई क्लास में आप क्या क्या लेना चाह रहे हो वो यहां पर ले लो, कि सर मैं तो माई क्लास में टेक्स्ट का कलर, ये लो साहब, कलर लेना चाह रहा हूं, और कलर ले लिया मान लीजिए रेड। क्या ले लिया, रेड। एक ही ले लेते हैं, बहुत है समझने के लिए। और ये मैंने क्लास को क्या कर दिया, क्लोज। स्टाइल को भी क्या कर दिया, क्लोज। ठीक है ना, तो इसका मतलब हो गया कि इस बटन का जो कंटेंट है उसका कलर क्या हो गया, रेड। चेक कर लो, यानी डिजाइनिंग का पार्ट पूरा क्या है, सीएसएस है। अब उसमें आप जो जो कुछ भी डाल दोगे, बॉर्डर डाल दो, अभी तो सिर्फ कलर आया, बैकग्राउंड डाल दो, कलर की जगह बीजी कलर कर दो, वो ग्रीन कर दो तो कलर ग्रीन हो जाएगा। ऐसा नहीं है, सारी चीजें हो सकती हैं। आप चाहते हो सर मैं तो बटन में इमेज लगाना चाहता हूँ, इमेज लगा दो, सब कुछ यानी यहाँ आएगा। यहाँ आप जो कुछ भी लिख दोगे ना वो उसकी डिजाइनिंग का पार्ट है, वो कस्टमाइज है, आपकी जो मर्जी है करो। ये लो मैंने एक बार के लिए देखो बैकग्राउंड कलर कर दिया, लो क्या कर दिया, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर ले लिया मैंने कौन सा, ग्रीन। ये लो, अब लो। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, हर चीज पॉसिबल है। बस ये है कि हमारी क्षमता कितनी है उसको सोचने की। तो सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, कुछ भी करो। केस सेंसिटिव है, वो वेरिएबल के नाम के केस में हो सकती है, फंक्शन के बिल्कुल है। क्योंकि यदि हम बात कर रहे हैं, जब हम आगे वेरिएबल डिफाइन करेंगे, तो मैं कहता हूं कि साहब मैंने अभी दो नाम लिखे, यहां पर मैं यही ले लेता हूं, ये शो मैसेज लिखा या ये ऑन क्लिक लिखा, तो ये छोटे बड़े से भी फर्क पड़ेगा। यहाँ मैं सिंपल एक तो लेता हूं सर मैं नेम, और एक लेता हूं नेम, तो दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो ये केस सेंसिटिव है। ठीक है, केस सेंसिटिव होती है, बिल्कुल लिख सकते हो। बाकी मैं लिखा दूंगा आगे, टेंशन मत लो। तो आज ये दो हो गए, बाकी के कल से हम वेरिएबल पे ही जाएंगे सीधा।